जनवरी 2023 मॉस्को पर ड्रोन अटैक होता है जो कि यूक्रेन की बॉर्डर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। जांच में पता चलता है कि ड्रोन का वजन कम करके उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर क्रिटिकल कंपोनेंट लगाया गया था जो स्टारलिंक कंपनी का था। इसका मतलब है ड्रोन को एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ऑपरेट कर रही थी। इस कारण रशिया में एलॉन मस्क को वॉर क्रिमिनल कहा जाने लगता है। तभी वो ट्वीट कर जानकारी देते हैं कि अब से हमारी कंपनी कभी भी लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक्स को सहायता प्रदान नहीं करेगी। यानी कि 10,000 किलोमीटर दूर बैठा एक आदमी पूरी वॉर को कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ एक आदमी, ना कोई पावरफुल पीएम ना प्रेसिडेंट। लेकिन आप सोच रहे होंगे सैटेलाइट तो और देशों के पास भी हैं, वो भी दूर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं ड्रोन्स को। यही तो खूबी है एलॉन मस्क के सैटेलाइट्स की, जिसके बारे में आज बात होगी। You know, there are American heroes who don't like this idea. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. They inspired you to do this, didn't they? Yes. See them casting stones in your direction. It's difficult. जैसे ही रशियन यूक्रेन वॉर शुरू होती है, आपको क्या लगता है सबसे पहला निशाना किसे बनाया गया होगा? मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सिविलियंस को, या किसी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को? नहीं, निशाना बनाया जाता है फाइबर नेटवर्क लाइंस को और सेल टावर्स को, ताकि कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया जा सके। इसे समझने के लिए इंटरनेट को समझना ज़रूरी है। इंटरनेट दो तरीकों से चलता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जिसका जाल समुद्रों में फैला हुआ है, लगभग 500 मोटे केबल्स, जिसकी हिस्सेदारी 99% है। यानी कि जो आप मुझे देख पा रहे हैं, ये इस 99% का ही एक भाग है। और दूसरा सैटेलाइट इंटरनेट, यानी कि अपना टर्मिनल लगाओ और इंटरनेट शुरू करो। मस्क ने ये 1% पर ही जोर दिया। यानी कि जब केबल्स काम करना बंद कर दें, तब सैटेलाइट का काम शुरू हो। पिछले 30 सालों में इंटरनेट सैटेलाइट के बारे में बातें तो बहुत हुई, लेकिन काम उतना नहीं हो पाया। आइडिया सिंपल था, सरकारें स्मॉल सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगी, जिनकी बीम हाई स्पीड से धरती पर वापस भेजी जाएगी और तेज गति की इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी। लेकिन ये कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल नहीं, जिस कारण बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जीरो हो गई थी। लेकिन 2019 के बाद से खेल बदल जाता है जब एलॉन मस्क इसमें एंट्री करते हैं। ये बेटर क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब टेक्नोलॉजी भी बेहतर हो चुकी थी पहले के कंपैरिजन, और सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, यानी कि धरती के बिल्कुल करीब, एक अच्छे समूह में, यानी कि कॉन्स्टलेशन में प्लेस्ड की जाती हैं और ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं, जिस कारण तेज गति से इंटरनेट कहीं पर भी मुहैया कराया जा सकता है। आज 7,500 से ज्यादा सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड की जा चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर स्टारलिंक की हैं, यानी कि एलॉन मस्क की हैं। अब मान लीजिए यूक्रेन के किसी रीजन को कनेक्टिविटी की जरूरत है, लेकिन कैलिफोर्निया में तो रात हो रही है या किसी वजह से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यूक्रेन ऑफिसर्स को 10 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि डिपेंडेंसी 100% है। अब थोड़ा ताइवान पे चलते हैं। ऐसी स्थिति में जब चाइना ताइवान की अंडर सी फाइबर लाइंस को काट दे, तब क्या होगा? इससे बचने के लिए ही ताइवान चाहता है कि वो सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा दे। इस कारण स्टारलिंक से कांटेक्ट करने का काम शुरू होता है, ताकि ताइवान की कनेक्टिविटी बनी रहे जॉइंट वेंचर के थ्रू। यानी कि 51% लोकल कंपनी होगी ताइवान की और 49% स्टारलिंक। एलॉन मस्क मना कर देते हैं। एलॉन मस्क के हिसाब से उनकी भागीदारी 100% होनी चाहिए, यानी कि एलॉन मस्क स्पेस सैटेलाइट की रेस में डोमिनेंट प्लेयर बने रहना चाहते हैं। अब मान लीजिए एलॉन मस्क का कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है ताइवान से 100% के रूप में, तब चाइना को ताइवान पे हमला करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 काम करने हैं। एक, अंडर सी फाइबर लाइंस को कट कर देना है। दूसरा, एलॉन मस्क से कहना है कि आप सैटेलाइट का बटन ऑफ कर दीजिए, ताइवान खत्म। इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए पेंटागन ने, यानी कि अमेरिकी सरकार ने एलॉन मस्क से 500 सैटेलाइट खरीदे हैं, ताकि वो आने वाले समय में स्टारलिंक पर, यानी कि एलॉन मस्क पर निर्भर ना रहें। अब जरा ईरान चलते हैं। 2022 में सितंबर के महीने में प्रोटेस्ट चल रहे थे। ऐसे में वहाँ की सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। यहाँ एलॉन भाई दूध बनकर आते हैं और ईरानी लोगों से कहते हैं, आप परेशान ना हो, इंटरनेट हम देंगे, बस आप अपना टर्मिनल का इंतजाम कर लीजिए। अब ईरानी सरकार के पास टर्मिनल को ढूंढ ढूंढ के मारने के अलावा कोई चारा नहीं था।
जो कि वहां की सरकार ने किया भी। लेकिन आज भी ईरान में 100 से ज्यादा टर्मिनल काम कर रहे हैं, यानी कि स्टारलिंक अब भी वहां सेवा दे रही है छुपे रूप से। अब वापस आ जाते हैं। आमतौर पर दो देशों के बीच जब डील होती है तो उसमें दो सरकारें होती हैं, लेकिन अगर आप इलॉन मस्क से डील कर रहे हैं तो आप सिर्फ इलॉन मस्क से डील कर रहे हैं। इसका मतलब एक सरकार होगी और एक प्राइवेट कंपनी होगी, इसलिए अकाउंटेबिलिटी 0 हो जाती है और ये अपने आप में बहुत जोखिम भरा काम है। आज जरूरत है सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स को लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने की, यानी कि मिलकर काम करने की। इलॉन मस्क ऐसे ही कामयाब नहीं हुए, इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। पहला उनकी दूरदर्शी सोच, दूसरा यूएस के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन का लाइट रेगुलेशंस, यानी कि जैसे हमारे यहाँ के ट्राई का लाइट रेगुलेशन जो कि यहाँ का नहीं है, और तीसरा सबसे ज़रूरी स्टारलिंक के रीयूजेबल रॉकेट्स का होना भी है, जो इस तकनीक को काफ़ी सस्ता बना देता है। और देश भी इस काम में लगे हुए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन लो अर्थ ऑर्बिट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जो कि 27 तक पूरा हो जाएगा। चीन भी इस भागदौड़ में शामिल हो चुका है और कुछ सालों में ये अपने 13,000 तक सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देंगे। यूक्रेन वॉर से एक बात तो साफ, आपके सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होने ही चाहिए, क्योंकि कभी भी फाइबर नेटवर्क लाइन्स को कट किया जा सकता है किसी भी वॉर के समय, जिस कारण आप एक देश पर नहीं एक प्राइवेट शख्स पर निर्भर रहने पे मजबूर हो जाएंगे, जो कि कोई नहीं चाहेगा। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बड़े टाइकून इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं, जिसे कहते हैं स्पेस वॉर, जिसके बारे में अगली वीडियो में बात होगी। चीजों को देखते रहिए, इश्यूज पर नजर बनाए रखिए। जय हिंद। Jeff Bezos' Project Kuiper. Elon Musk's new Starlink satellite. OneWeb, backed by Richard Branson. New space race To provide internet access at fast speeds to the world. You're Elon Musk. Jeff who?